हेलो दोस्तों। तो विज्ञान के जो चैप्टर की सीरीज हमने चालू कर रखी है, उसमें विद्युत वाला चैप्टर हमने देख लिया था। उसका जो पार्ट हमने अपलोड किया था वो आपने ज़रूर देखा होगा, और नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। अब हम लेते हैं अपना अगला चैप्टर, अध्याय 13, जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखते हैं चुंबक क्या होती है। चुंबक वह पदार्थ है जो लोह तथा लोह युक्त चीजों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। चुंबक के गुण देखते हैं। चुंबक के प्रत्येक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक सदैव किस दिशा में रुकती है, उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। और ये होती है चुंबक एन और एस, दो सिरे। आगे देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन संसूचन होता है, जहाँ चुंबक का बल हमें महसूस होता है, वो क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को दिक् सूचक की सहायता से मापा जा सकता है, समझाया जा सकता है। दिक् सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक होती है। क्या होती है दिक् सूचक की सुई? एक चुंबक होती है जो स्वतंत्र रूप से लटकी हुई होती है। और अभी हमने देखा स्वतंत्र रूप से लटकी हुई सुई चुंबक जो होती है वो कहाँ रुकती है, उत्तर दक्षिण दिशा में। आगे देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है। ये दो प्रकार के जो ध्रुव होते हैं, एक तरफ तो होता है ये पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तो उत्तरी ध्रुव से तो प्रकट होती है और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है। क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में ये अधिक निकट होती है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि ये प्रतिच्छेद करेगी तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं, जो कि संभव नहीं है। आगे देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जा सकता है। जितनी ज्यादा निकट होगी उतनी ही ज्यादा प्रबल होगी। छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, ये छड़ चुंबक हमने देखा उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव की तरफ आती है। तो ये देखिए यहाँ से अंदर की तरफ आ रही है और यहाँ से बाहर निकल रही। ये जो ऊपर की तरफ है ये यहाँ से आ रही है और यहाँ से बाहर की तरफ निकल रही। आगे देखते हैं हेस क्रिश्चियन ऑस्टेट पहला व्यक्ति था जिसने पता लगाया था कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ये इंपॉर्टेंट है, किसने लगाया था, हेस क्रिश्चियन ऑस्टेट ने। देखते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हों कि आपका अंगूठा विद्युत धारा, ये देखिए नीचे की तरफ जो अंगूठा है ये तो किसको दर्शाएगा, विद्युत धारा को। ये उंगलियां जो है ये इस तरफ जो दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। यही है किसका, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। आगे देखते हैं सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इसके बारे में। चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रकार से जो कर्व जो दर्शाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण अंगुष्ठ नियम या दिक् सूचक से दी जाती है। चालक के नजदीक वाले वृत्त निकट निकट होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो चालक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। जितनी ज्यादा दूरी होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ज्यादा कम होगा। आगे देखते हैं विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। हमने अभी पढ़ा जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। ये इस प्रकार से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वृत्त बड़े होते जाएंगे। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होती है। पाश के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। ये देखिए एक धारावाही वृत्ताकार पाश है, इसमें देखिए ऊपर है और नीचे, इधर वाला तो एन और इधर वाला एस। अब इसमें देखिए ये जो बल रेखाएं हैं ये तो जा रही है ऊपर की तरफ, ये जा रही है नीचे की तरफ। इसमें जो ये पाश बना हुआ है
इसमें ये है, एक तरफ एक सिरा तो माइनस और एक सिरा प्लस। पाश के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है, इसके अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो सभी जगह समान होगी। देखिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूरी से प्रभावित होता है। दूरी जितनी ज्यादा बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र उतना कम होगा। चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या, उनके ऊपर लपेटी गई फेरों की संख्या भी उसे प्रभावित करती है। चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है। प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित हो जाता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में क्या होती है, समान होती है। ये इस प्रकार के जो फेरे हैं इन सभी में विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में क्या है, समान। सॉरी। अब देखते हैं परिनालिका। ये एक परिनालिका बना रखी है हमने इस प्रकार से, जिसको सेलों के संयोजन और कुंजी के द्वारा जोड़ा गया है। जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा ही होता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है तथा समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र दर्शा रखा है। आगे देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो परिनालिका के बाहर तो होती है उत्तर से दक्षिण और अंदर होती है दक्षिण से उत्तर। ध्यान रखिए, अंदर तो होगी उत्तर से दक्षिण और सॉरी बाहर तो होगी उत्तर से दक्षिण और अंदर होगी दक्षिण से उत्तर। परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबक यह अस्थायी चुंबक होता है जिसका आसानी से चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। देखिए चुंबक दो प्रकार का होता है, विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक। अब विद्युत चुंबक के बारे में देखते हैं तो यह अस्थायी चुंबक होता है जिसका आसानी से चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। इसकी शक्ति बदली जा सकती है, यानी कि परिवर्तित की जा सकती है। इसकी ध्रुवीयता भी बदली जा सकती है। प्रायः अधिक शक्तिशाली होते हैं। स्थायी चुंबक देखते हैं, आसानी से चुंबकत्व समाप्त नहीं होता, शक्ति निश्चित होती है, ध्रुवीयता नहीं बदली जा सकती, यानी कि सिरे नहीं बदल सकते इसके, और प्रायः ये कमजोर प्रकृति की होती है। देखते हैं आगे। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। आंद्रे मेरी एम्पियर ने प्रस्तुत किया कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करती है। चुंबक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की क्या हो, लंबवत, यानी कि दोनों इस प्रकार से प्रवाहित हो। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। जैसे ही विद्युत धारा की दिशा बदलेंगे तो जो बल लग रहा है उसकी दिशा भी बदल जाएगी। ये एक परिपथ बना रखा है जिसमें एक छड़ चुंबक लटका रखी है और ये जो है एक चुंबक है, ये एक लोहे नरम लोहे की क्रोड, और इससे जो ये जोड़ रखा है एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस, जिसे कुंजी से संयोजित कर रखा है। आइए इसके बारे में देखते हैं। ये क्या है हमारा, यही चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। देखिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। अपने हाथ की तर्जनी, वाम हाथ का नियम जो था, अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे से परस्पर लंबवत हो। तो तर्जनी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी, मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा को दिखाएगी और अंगूठा गति की दिशा या बल की दिशा को दर्शाएगा। देखिए ये इस तरफ जो अंगूठा है ये तो बल की दिशा को, अंगुली जो है ये वाली जो अपनी अंगुली है ये वाली दर्शाएगी चुंबकीय क्षेत्र को, और एक मध्यमा ये बिल्कुल बीच में जो बड़ी वाली उंगली होती है ये वाली, ये मध्यमा क्या दर्शाएगी, विद्युत धारा को। अगला आता है विद्युत मोटर। एक ऐसी घूर्णन युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, जिसका उपयोग पंखों में, रेफ्रिजरेटर तथा वॉशिंग मशीन आदि में किया जाता है। ये तो हम जानते हैं। अब विद्युत मोटर का सिद्धांत देखते हैं। यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है। जब किसी धारावाही आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कुंडली पर एक बल आरोपित होता है।
कौन से क्षेत्र में रखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र में। जिससे क्या होगा? एक बल आरोपित होगा जिसके फलस्वरूप कुंडली और धुरी को निरंतर घूर्णन होता है, जिससे मोटर को दी गई विद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाती है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। इसकी संरचना देखते हैं क्या होती है। तो इसमें एक तो होता है आर्मेचर। विद्युत मोटर में एक विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली एबीसीडी जो कि नर्म लोहे की कोर पर लपेटी हुई होती है, इस प्रकार की होती है जिसपे नर्म लोहे की लपेटी हुई होती है, इसे आर्मेचर बोला जाता है। दूसरा है प्रबल चुंबक। यह कुंडली किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी जाती है कि भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो। ये देखिए, ये रहे वो चुंबक दोनों जो भी हमने देखे। विभक्त वलय या दिक् परिवर्तक। कुंडली के दोहरे धातु की बनी विभक्त वलय को दो अर्ध भागों से संयोजित रखते हैं। इस युक्ति द्वारा कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदला जा सकता है। ये इस जगह पे जो लगे हुए होते हैं वो होते हैं दिक् परिवर्तक। तो आधे गुणन के बाद ये अपनी स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। ये धुरी है, इसको संयोजित कर रखा है। ये दोनों छड़ चुंबक और ये है विद्युत मोटर की संरचना। इसमें दो ब्रश होते हैं। दो स्थिर स्थिर चालक ब्रश एक्स तथा वाई विभक्त वलय पी तथा क्यू से हमेशा स्पर्श में रहती है। ये एक तरफ है एक्स और एक तरफ है वाई। ब्रश हमेशा विभक्त वलय तथा बैटरी को जोड़कर रखती है। बैटरी क्या होती है? तो यह दो बुर्शों एक्स तथा वाई के मध्य संयोजित होती है। विद्युत धारा बैटरी से चलकर बुर्श एक्स से कहाँ से? एक्स से होते हुए कुंडली एबीसीडी में प्रवेश करती है तथा वाई से होते हुए टर्मिनल में वापस आ जाती है। आइए देखते हैं मोटर की कार्यविधि। जब कुंडली एबीसीडी में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली के दोनों सिरे यानी कि दोनों भुजाएं एबी तथा सीडी पर चुंबकीय क्षेत्र बल आरोपित होता है। जैसे ही धारा प्रवाहित होगी तो एबीसीडी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। फ्लेमिंग वामहस्त नियमानुसार कुंडली की एबी भुजा पर आरोपित बल उसे अधोमुखी धकेलता है तथा सीडी भुजा पर आरोपित बल उसे ऊपरी मुखी धकेलता है। दो बल लगते हैं, जो एक तो उसे आगे धकेलता है, एक उसे पीछे, एक तो ऊपर धकेलता है, एक उसे नीचे धकेलता है। दोनों भुजाओं पर आरोपित बल विपरीत दिशाओं में लगते हैं जिससे कुंडली अक्ष पर वामावर्त घूर्णन करती है। विपरीत बल लगने के कारण घूर्णन करती है। आधे घूर्णन में क्यू का संपर्क एक्स ब्रश से होता है तथा पी का वाई से होता है और अगले आधे में ये अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। अतः कुंडली में विद्युत धारा उत्क्रमित होकर पथ डी सी बी ए के अनुदिश प्रवाहित होती है। प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा के उत्क्रमित होने का क्रम दोहराता रहता है, यानी कि ये अपना स्थान बदलते रहते हैं जिससे कुंडली और धुरी निरंतर घूर्णन करती रहती है। अगला टॉपिक देखिए, व्यावसायिक मोटरों की शक्ति में वृद्धि के उपाय। तो स्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक का उपयोग करके हम इनकी शक्ति में बढ़ोतरी कर सकते हैं और विद्युत धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या अधिक करके भी हम इनकी विद्युत शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं। आगे देखते हैं, मानव शरीर में हृदय व मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये एक एक्स्ट्रा लाइन है, इसे आप याद रख लीजिए। आगे देखते हैं, एमआरआई क्या होती है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसे चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन कहा जाता है। इसका उपयोग करके शरीर के भीतरी अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। अगला है गैल्वेनोमीटर। एक ऐसी युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करती है, यानी कि विद्युत धारा उसमें बह रही है या नहीं बह रही है, यह धारा की दिशा को भी संसूचित करती है। देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र यानी कि दायां बायां दायां वाला वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है तथा यह घटना कौन सी कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। देखिए, चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित हो जाएगी जिसे प्रेरित विद्युत धारा, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आगे देखते हैं, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तो अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के
लंबवत हो। देखिए ये तो अंगूठा, और इसकी मध्यमा अगर देखा जाए तो मध्यमा ये वाली उंगली, और तर्जनी अगर देखी जाए तो मध्यमा के पास वाली। बाकी ये जो दोनों है, ये दोनों साइड में रह जाती है। तो देखिए अंगूठा तो दर्शाएगा चालक की गति, तर्जनी दर्शाएगी चुंबकीय क्षेत्र, और चालक में प्रेरित धारा कौन दर्शाएगी? मध्यमा। इसमें लिख देते हैं मध्यमा। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएगी तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक की दिशा में गति तथा मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। देखिए इस चित्र से याद रख सकते हैं हम सब। बस ये चित्र याद रख लीजिए, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम आपको याद रह जाएगा। देखिए यह नियम कहाँ लागू होता है? तो जनित्र जनरेटर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में काम में आता है। अगला है विद्युत जनित्र क्या होता है? यह विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा का निर्माण करता है। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा किसमें विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। इसमें इतना ही है, याद रखना है। देखिए विद्युत जनित्र का सिद्धांत, विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें ज्यादा याद कुछ भी नहीं रखना है, बस यही पढ़ना है। अगला है दिष्ट धारा जनित्र। दिष्ट धारा प्राप्त करने के लिए विभक्त वलय प्रकार के दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? दिक् परिवर्तक का। इस प्रकार दिक् परिवर्तक से एक ब्रूस सदैव ही उसी भुजा के संपर्क में रहता है। इस व्यवस्था से एक ही दिशा में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ये जो बैटरियां जो हम देखते हैं, जो डीसी करंट उत्पन्न करती है, उनमें दो सिरे होते हैं जिनसे लगातार एक ही दिशा में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा। वह विद्युत धारा जो समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित करती है, जो अपनी दिशा बदलती रहती है। भारत में विद्युत धारा प्रत्येक 1/100 सेकंड बाद अपनी दिशा बदल लेती है, और भारत में इसकी आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज फिक्स कर रखी है। आगे देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा के लाभ। इसे सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है, इसे भेजा जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा से हानि, इसे संचित नहीं किया जा सकता, कि इसको संचित नहीं कर सकते। किसे नहीं कर सकते? प्रत्यावर्ती धारा को। अब देखते हैं दिष्ट धारा। वह विद्युत धारा जो अपनी दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती, विदिष्ट धारा कहलाती है। इस धारा को संचित कर सकते हैं। सुदूर स्थानों तक प्रेषित करने पर ऊर्जा क्षय अधिक होता है। जैसे सेल, बैटरी, संग्राहक सेल, इसको दूर तक नहीं भेजा जा सकता। घरेलू विद्युत परिपथ 3 प्रकार के तार लगे होते हैं इसमें। एक विद्युन्मय तार जो धनात्मक होता है और जिसके ऊपर लाल आवरण होता है। लाल रंग का जो तार होता है वो विद्युन्मय तार। एक तार होता है उदासीन तार जो ऋणात्मक आवेश होता है, और ये होता है इसके ऊपर कौन सा आवरण? काला। और एक भू संपर्कित तार जिसको अर्थिंग बोला जाता है, ये होता है हरा, जिस पर होता है विद्युत रोधी आवरण। कौन सा होता है? हरा। तो विद्युन्मय पे लाल जिसमें करंट होता है, उदासीन पर काला, और भू संपर्कित पे हरा। देखिए भारत में विद्युन्मय तार तथा भू संपर्क तार के मध्य 220 वोल्टता का विभवांतर होना चाहिए। ये भारत में फिक्स कर रखा है। कितना? 220। भू संपर्क तार, यदि साधित्र के धात्विक आवरण से विद्युत धारा का क्षरण होता है। देखिए अगर ये जो तार है इससे विद्युत धारा का क्षरण, यानी कि विद्युत धारा अगर विद्युत धारा में कमी हो रही है, तो ये हमें विद्युत आघात से बचाता है। आघात से कैसे बचाता है? ये भूमि से संपर्कित होता है, और जिसके कारण ये सारा आवेश कहाँ चला जाता है? भूमि में। यह धारा के क्षरण के समय अल्प प्रतिरोध पद प्रदान करता है। देखिए लघुपतन शॉर्ट सर्किट क्या होता है? जब अकस्मात विद्युन्मय तार व उदासीन तार, दो, एक तो काला और एक लाल तार, दोनों सीधे संपर्क में आते हैं, तो विद्युत परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है और अतिभारण हो सकता है। अतिभारण यानी कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अतिभारण क्या होता है? जब विद्युत तार अपनी क्षमता से ज्यादा की विद्युत धारा को खींचता है, तो इसे अतिभारण कहते हैं। अतिभारण के कारण आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि, और एक ही सर्किट में बहुत सारे साधित्रों को संयोजित करना।
देखिए, घरों में सुरक्षा युक्तियाँ देखते हैं तो सुरक्षा युक्तियाँ पहले विद्युत फ्यूज़ चलते थे, फिर भूसंपर्कित तार और वर्तमान में एमसीबी चलती है जिसे बोला जाता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यानी कि जैसे ही घरों में ज़्यादा मान की धारा आती है तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो है उसमें वो इस प्रकार का होता है। उसका जो ये सिरा होता है ये नीचे की तरफ हो जाता है, यानी कि आगे जाने वाली संपूर्ण धारा को रोक दिया जाता है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद 2 चैप्टर और बचे हैं, वो हम जल्द ही लेकर आएँगे और इस प्रकार अपनी विज्ञान विषय पूरी खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम गणित विषय शुरू करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।